एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का पहला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और ये कहानी का दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन वे आज तक मुसलमान वापस नहीं आया जिसका ये खजाना आज भी हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हम यहाँ के कैदी बनकर रह गए हैं। उसके बाद जो भी यहाँ इस हवेली में रहने आया, हमने उसे यहाँ टिकने नहीं दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि वे न सिर्फ खजाने की तलाश में होंगे बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। अक्सर लोगों की कोशिश भी यही थी कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, उनको भगाया जाए। देखते ही देखते इस पूरे इलाके में हमारा डर फैल गया था और हमारी वजह से यहाँ पर कोई कदम भी नहीं रखता था। लेकिन हमें हैरानी हुई जब एक बूढ़ी औरत रोजाना यहाँ पर खजाने की तलाश में आने लगी। वह एक मजबूर और लाचार औरत नजर आती थी। भले ही वो यहाँ खजाना ढूंढने आती थी, लेकिन उस तहखाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। लेकिन जब तुम उस औरत के पीछे आई तो मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया था और तुम्हारी माँ को तुम्हारी नज़रों से गायब कर दिया था, जो हर कमरे को खोल खोल कर देख रही थी। लेकिन फिर मैंने ये अपने शक्तियों से पता लगाया था कि तुम उस औरत की बेटी हो और तुम भी खजाने की तलाश में इस हवेली में आ गई हो। अगर तुम उस खजाने को हासिल करना चाहती हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। यहाँ से बहुत दूर गांव है जिसका नाम पाना नगर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो हिंदू परिवार हमें इस खजाने का मालिक बनाकर गया था वह उसी गांव में रहता है। हो सकता है कि उनका कोई ऐसा बूढ़ा जिंदा हो जिसको ये सारी कहानी मालूम हो। अब तुमने उस परिवार में जाकर किसी ऐसे आदमी को लेकर आना है जो सबसे बूढ़ा होगा। वह इस हवेली में आकर हमें इस वादे से आज़ाद कर दे ताकि हम यहाँ से मुक्ति पाकर हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम भी तक आ गए हैं अब इस खजाने की रक्षा करते करते। तुम एक मासूम और गरीब लड़की नज़र आ रही हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। इससे पहले कि जितने भी लोग इस खजाने की तलाश में आए थे वो बहुत लालची और जुल्मी नज़र आते थे। अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो ये समझ लेना कि ये खजाने को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। जिन्नात की कहानी सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मुझे ये काम करना इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था कि मैं एक कम उम्र की लड़की थी, लेकिन मैं ये काम कर सकती थी। फिर मैंने डरते डरते उस जिन्नात से कहने लगी, अगर मैंने आपका काम कर लिया तो क्या आप सही में अपना सारा खजाना मुझे देंगे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और कहने लगा, क्यों नहीं, फिर तुम ही इस खजाने की मालकिन हो जाओगी। सिर्फ मैंने तुम्हारे सामने अपने आप को दिखाया है, वरना तो इस तहखाने में रहने वाले जिन्नात इतने ज़्यादा हैं कि तुम उन्हें देखकर बेहोश हो जाओगी। इससे पहले कि जितने भी लोग इस खजाने की तलाश में आए थे, हम सब ने ही उन लोगों को खुलेआम अपने आप को दिखा दिया था। लेकिन हमें ये पता था कि तुम एक कम उम्र और भोली भाली लड़की हो, इसलिए मैंने अपने सारे जिन्नात को मना कर दिया था कि कोई भी उस लड़की के सामने ना आए। उस जिन्नात की बात सुनकर मैं तो वाकई में डर गई थी और मैं उसकी शुक्रिया अदा करने लगी। उन्होंने मेरे सामने ना आकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, वरना डर के मारे तो शायद मेरा दिल धड़कना ही भूल जाता। अब मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं ये काम हर हाल में करके रहूँगी, और फिर वादे के हिसाब से उस जिन्नात ने मुझे उस खजाने का मालिक बना देना था। फिर उस रात खुशी खुशी मैं अपने घर वापस आ गई थी और मेरी माँ ने मेरा खुशी से बुरा हाल देखा तो कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या तुझे खजाने के बारे में पता चल गया है? फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, आप वादा करो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। मुझे पूरी कहानी मालूम हो गई है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए मुझे एक काम करना होगा। और माँ देखो, आप मुझे मना नहीं करोगी। जब मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई तो वह कुछ झिझक में पड़ती हुई नज़र आने लगी। कहने लगी, ठीक है, अगर तुम कर सकती हो तो कर लो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अब मैंने अपने छोटे भाई को ले लिया जो सिर्फ 12 साल का था, उसको अपने साथ ले लिया और पाना नगर गांव का पता पूछते पूछते एक बस में बैठ गई। ये सोच रही थी कि न जाने वह कैसा गांव होगा और उस गांव में रहने वाले मुझे क्या समझेंगे, मैं किस वजह से यहाँ आई हूँ। पूरे रास्ते अजीब अजीब सोच मेरे दिमाग में उतर रही थी। माँ बेचारी को अभी तनख्वाह मिली थी, उसी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने पर्स में रख लिए थे। मैं डर भी रही थी कहीं किराए के पैसे कम ना पड़ जाए। वैसे भी ये गांव हमारे इलाके से बहुत दूर था। आज तक मैंने अकेले सफ़र नहीं किया था।
अब मैं जब अकेले बस में बैठी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे बराबर में बैठी हुई औरतों को देखकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो कुछ औरतें जो हैं वो मेरे पास तो बैठी हैं बस में। मुझे करीब 3-4 बस बदलनी पड़ी थी, तब जाकर हम पाना नगर गाँव में पहुँचे थे। जिस जिन्नात की मदद से मुझे उस हिंदू परिवार का सबसे बूढ़े आदमी का नाम पता चल गया था, उसने मुझे उसका नाम राणा महावीर बताया था। अब जब मैं वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी से राणा महावीर का नाम लेकर पूछा था, वह हैरान रह गया। फिर कहने लगा, उनका तो बहुत साल पहले मृत्यु हो गई है, अब तो उनके पड़पोते यहाँ पर रहते हैं। उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत मायूसी हुई। फिर मैं अपने मायूसी शब्द से उस आदमी से कहा, क्या उनके घर में कोई और भी ऐसा आदमी है जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा उम्र का हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, उसका एक बेटा है जो बहुत ज़्यादा उम्र का है। उसकी उम्र करीब 100 साल से भी ज़्यादा है। वह अभी तक जिंदा है, लेकिन आप उनके बारे में इतनी गहराई से क्यों पूछ रही हैं? अब वह आदमी कुछ शक भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उसके सवाल पर कुछ गड़बड़ा सी गई थी। फिर मैं ऐसे ही बात बता दी कि वह हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार है। उन्हीं का पूछने के लिए मैं इस गाँव में आई थी। अब मैंने छोटे भाई को साथ लिया, उस घर की तरफ जाने लगी जिस घर का पता मुझे उस आदमी ने बता दिया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बजाया तो एक बिल्कुल सफ़ेद रंग वाले नौजवान वह दरवाज़ा खोला था। इतना खूबसूरत नौजवान को देखकर मैं घबरा गई। फिर कहने लगी, मैं राणा महावीर से मिलने आई थी, लेकिन मैंने सुना है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्या उनके बेटे से मुलाकात हो सकती है? वह नौजवान मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा और फिर कहने लगा, मेरे दादा हैं, लेकिन बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सुनाई भी कम देता है। लेकिन आप कौन हैं और आप क्यों उनसे मुलाकात करने आई हो? अब मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं बगैर सोचे समझे यहाँ तो आ गई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी ये लोग मुझ पर सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आखिर मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। फिर मैंने मिन्नतें भरे शब्दों से उस नौजवान से कहने लगी, प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दीजिए, एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैं उनसे मुलाकात ना कर सकी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं बहुत दूर से चलकर उनके पास मदद के लिए आई हूँ। उस नौजवान ने सर हिला दिया और फिर मुझे और मेरे छोटे भाई को बैठक में बिठाकर खुद अंदर की तरफ चला गया था। मेरे माथे पर पसीने छूट रहे थे और बदन भी कांप रहा था, लेकिन थकान से तो बुरा हाल था, साथ ही भूख प्यास भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उस नौजवान के साथ राणा महावीर का बेटा राजवीर आ गया था, जो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। मैंने खड़े होकर बड़े अदब से उनका पैर छुआ। अब उस नौजवान की मौजूदगी की वजह से मैं ये सारी बात करते हुए कुछ घबरा रही थी, क्योंकि वो बड़ी तेज़ नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। फिर मैंने उसी के सामने सारी बात करने का फ़ैसला कर लिया और धीरे धीरे करके एक एक बात उन्हें बताने लगी। जब मैंने पूरी कहानी राणा राजवीर को बताई तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। फिर वो मेरी बताई हुई कहानी सुनकर मुस्कुरा दिए, कहने लगे कि बेटा, मैं उस वक्त छोटा था, करीब 10 साल का था, लेकिन मुझे आज भी उसी तरह याद है। वह हवेली, वह मुसलमान परिवार, हम लोगों का उनके परिवार से गहरा संबंध था कि उन्होंने मेरे माँ बाप के पास कोई छोटा मोटा खजाना नहीं, बल्कि पूरी एक देग भरकर खजाना रखवाई थी। मेरा बाप एक ईमानदार आदमी था, उसे इस खजाने की बहुत फिक्र थी, तभी वह जल्दीबाजी में उस खजाने को वहीं तहखाने में रखवा कर वहाँ से भाग निकले थे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले बहुत से लोगों को उस खजाने के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को खतरा था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए कई साल बीत गए। बाद में इस बात को मैं भी भूल भाल गया था, लेकिन आज तुमने ये कहानी सुनाकर मेरे बीते हुए दिनों की सारी यादें ताज़ा कर दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसी कहानी सच भी हो सकती है कि आज तक वे खजाना वहीं पर दफन है और वे जिन्नात जिससे मेरे पापा ने उस खजाने की हिफाजत का वादा किया था, वे आज तक उस खजाने की हिफाजत में वहीं मौजूद हैं। मैं खुश थी कि राणा महावीर के बेटे राजवीर को सारी कहानी याद आ गई थी। फिर मैंने उनकी विनती करना शुरू कर दी कि वे एक बार मेरे साथ चले और वहां जाकर उन जिन्नात को उस वादे से आज़ाद कर दे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल में बीत रही है। राणा महावीर के बेटे राजवीर मेरे साथ जाने पर तैयार थे, लेकिन उनका पोता बराबर उन्हें मना कर रहा था। उसे कहने लगा कि दादा, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चालाक लड़की की बातों में आने की। ऐसा ना हो कि वे जिन्नात आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर आपके पास आ गई है। मुझे उसकी बात सुनकर रोना आ रहा था। कोई इस तरह घमंडी कैसे हो सकता था? मैं इतनी दूर से सफ़र करके वहाँ गई थी। फिर मेरी मिन्नतें करने के बाद आखिर राणा राजवीर मेरे साथ जाने पर राज़ी हो गए थे।
लेकिन साथ में उनका वह खड़ूस पोता जोनी भी हमारे साथ था। मैं रास्ते में ही उससे बहुत विनती की थी, इस कहानी और इस खजाने के बारे में किसी से कुछ न बताए, क्योंकि अगर लोगों को ये सब मालूम हो गया, वे लोग भी लालच में इस खजाने की तलाश में वहाँ आ जाएंगे। वह मुझे घूरते हुए मेरी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया था। मैं उन दोनों को लेकर अपने घर पहुँच गई थी। माँ भी उन्हें देखकर हैरान थी। फिर माँ ने उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ा। खाना बनाया, साथ में चाय भी बना दी। जबकि मैं वहाँ इतना लंबा सफ़र तय करके गई थी तो इन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा था। लेकिन मेरी माँ मेहमान को फरिश्ता समझती थी और उनकी आवभगत में लग गई थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मुझ पर यह राज खुला जब जॉनी ने मुझे बताया कि हमारा पूरा परिवार उस गांव को छोड़कर वहां से चला गया है। सिर्फ मेरी माँ और मैं अपने दादा के साथ रहते हैं। और भी बता रहा था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी ढूंढ रहा है। उनके हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता। शायद आज वह भी वक्त की शक्तियों के आज़ाद में थे। फिर मैंने जॉनी को समझाया था कि हम तुम्हारे दादा को रात के 12 बजे के बाद चुपके से वहाँ पर लेकर जाना होगा। ऐसा न हो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस बारे में कुछ पता चल जाए। इस तरह ना सिर्फ हमारी जान को खतरा होगा, बल्कि वहाँ पर रहने वाले जिन्नात भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे भी वह उस खजाने को किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते थे। जॉनी मेरी बात समझ गया था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही रात के 12 बजे मैं और जॉनी और उसके दादा हम तीनों उस हवेली की तरफ जा रहे थे जो पुराने ज़मानों में एक शानदार हवेली हुआ करती थी, लेकिन आज एक टूटा फूटा खंडर नुमा घर था। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत बांधी उनके साथ वहीं जा रही थी। मुझे डर था कहीं उस जिन्नात को देखकर जॉनी अपने दादा को लेकर यहाँ से भाग ना जाए। लेकिन जैसे ही मैं और उसके दादा और जॉनी के साथ नीचे सीढ़ियाँ उतरी तो हैरान रह गई। आज तहखाने की रोशनियाँ पहले से ही जल रही थी। शायद उन्हें भी राणा महावीर के बेटे राजवीर की आने की खबर हो गई थी। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन आज भी उस हवेली को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बचपन की कोई याद उनके दिमाग में आ गई हो। अचानक ही पूरे तहखाने में धुआं उठा और जब धुएं के बादल हमारे सामने से हटे तो मैं डर से कांप कर रह गई थी, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कोई 25 से 30 हजार जिन्नात और जिन वहां पर खड़े थे। वे सब इंतजार में थे कि कब उन्हें राणा महावीर का बेटा वादे से आज़ाद करे और वे लोग यहाँ से गायब हो जाएं। उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे जो बड़ी हैरानी से हम लोगों को देख रहे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए इंसान को देखा जाता है। नहीं जानती थी कि जॉनी के दादा को भी ये सब धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन वह भी इस कहानी को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें ये सब कुछ देखकर कोई हैरानी नहीं हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही जॉनी के दादा ने उन सब जिन्नात को कह दिया था कि इस खजाने की जिम्मेदारी से आज से आज़ाद हो। मैं तुम लोगों को आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे जिन्नात और जिन खुश नज़र आ रहे थे। फिर वही नौजवान जो जिन्नात मेरे सामने आया और कहने लगा कि लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया, लेकिन जिस तरह तुम्हारा इस खजाने पर पूरा हक है, इसी तरह तुमने उन लोगों को भी हकदार बनाना है, क्योंकि उसे जितनी ईमानदारी से उन्होंने इस खजाने को अपने पास रखा, शायद उसकी मिसाल दुनिया के लोगों में कहीं नहीं मिले। इस तहखाने के फर्श पर एक सफ़ेद पत्थर रखा गया है। अगर तुम उस पत्थर को हटाओगे और वहाँ पर नीचे एक मिट्टी का देग है, उस देग की गहराई में ही वह खजाना मौजूद है। हमारे जाने के बाद वहाँ से तुम उसे उठा लेना, लेकिन याद रखना एक रहस्यमयी कहानी है और उसे हमेशा रहस्य ही रखना। मैं उस जिन्नात की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। फिर देखते ही देखते एक एक करके वे सारे वहाँ से गायब हो गए। अब मैं और जॉनी के दादा उस खजाने को निकाल लिया था। फिर चुपके से सारा खजाना निकाल कर हम दोनों उसे अपने घर ले आए थे। जब मैंने घर आकर उस खजाने को देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। सोने चांदी कीमती जेवर से भरी हुई वह देख किसी की भी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी थी। मैं माँ से गले लगकर रो रही थी और कहने लगी, माँ देखा, आज हमने बगैर किसी लालच के ये खजाना हासिल कर लिया है। मैं उस खजाने की अकेली हकदार नहीं थी, क्योंकि मैं राणा महावीर के परिवार की हालत देख चुकी थी। इसलिए मैंने आधा खजाना अपने पास रखा और आधा जॉनी के हवाले कर दिया। वह पहले लेने से साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरी माँ और अपने दादा के बहुत कहने पर उसने भी खजाना अपने पास रख लिया। हम दोनों परिवार की रातों रात किस्मत बदल गई थी। हैरानी मुझे तब हुई जब कुछ दिन के बाद जॉनी अपनी माँ के साथ हमारे घर आया और उसकी माँ ने मेरी माँ से मेरे लिए जॉनी का रिश्ता मांग लिया। मुझे भी वह लड़का बहुत पसंद था।
जब माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने शर्मा कर कोई जवाब नहीं दिया और माँ मेरे चेहरे पर लिखी लाइनों को पढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन के बाद बड़ी धूमधाम से मेरी और जॉनी की मंगनी हो गई। शादी 2 साल के बाद होना तय की गई थी। तब तक मैंने और मेरी माँ ने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना था। मैं यही सोच रही थी, जिस खजाने को पाने के लिए इतने लोगों ने जद्दोजहद की थी, आखिर वह खजाना हमारी किस्मत में लिखा था और थोड़ी कोशिश के बाद उस खजाने को पाकर हम लोग अपनी ज़िंदगी को बदल चुके थे। ऐसे ही 2 साल बीत गए, तब मेरी शादी जॉनी से हो गई और मैं जॉनी के साथ उसके गांव पाना नगर आ गई। जॉनी मेरे साथ बहुत खुश था और इसी तरह मैं उसके परिवार की बहू बन गई। मैंने और जॉनी ने मिलकर एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। इसी तरह हमारा परिवार आगे फलता फूलता रहा, लेकिन लगातार मेरी 4 लड़कियां पैदा हो गई, जिसकी वजह से जॉनी भी बहुत परेशान रहने लगा। उसको अपना वारिस चाहिए था। मैं तो अपनी लड़कियों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जॉनी को कहीं ना कहीं उसको अपना वारिस चाहिए था। इसी वजह से अब मुझसे वह दूर दूर रहने लगा और जॉनी के कुछ दूर के रिश्तेदार भी थे, उसको टॉर्चर करने लगे कि तूने एक मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी किया है, वह लड़की तुझे कभी भी औलाद नहीं देगी। ऐसे ही जॉनी अपने से दूर रिश्तेदारों के चढ़ाने में आ गया था और घर में लड़ाई करने लगा था। अब मेरी ज़िंदगी भी नर्क होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन तो इतनी हद हो गई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया और उस घर में अपनी बेटियों को भी छोड़कर अनजाने रास्तों पर निकल पड़ी। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए थे। दूर मुझे कुछ पानी का बहाव सा नजर आया। मेरा गला सूख रहा था। मैं पानी पीने बैठ गई। तभी एक नौजवान मेरे सामने प्रकट हुआ। वो मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। शायद वो मुझे पहचान भी चुका था, लेकिन मैं उसको पहचान ना पाई। फिर उसी ने मेरा नाम बुलाया, क्या तुम जरीना हो? जब इस तरह उसने मेरे नाम से बुलाया तो मैं तो कांपने लगी और कहा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। तब वो कहने लगा, मैं जिन्नात अरसलान हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई हो? मेरी आंखों में तो सिर्फ तुम ही तुम बसती हो। मैंने तुम्हें देखने के बाद आज तक शादी नहीं की, सिर्फ तुम्हारी चाहत में जिंदा हूँ और आज तुम अचानक मुझे इस तरह मिली हो। मैं तो खुशी से धन्य हो गया हूँ। पर जरीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो? फिर मैंने ना चाहते हुए भी उस जिन्नात से अपनी पूरी दास्तां सुना दी और कहा कि अब मैं वापस जॉनी के दुनिया में नहीं लौटना चाहती हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। फिर जिन्नात कहने लगा, चलो ठीक है, आज से हम दोनों एक हो जाते हैं। फिर वहीं पर उस जिन्नात ने मुझसे शादी कर ली और हम दोनों एक अच्छा जीवन बिताने लगे। कुछ ही दिनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे अब लड़के की चाहत भी नहीं थी, बस प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं खुश थी, पर मुझे अपनी लड़कियों की बहुत याद आने लगी थी। मैं उदास थी। तो जिन्नात ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों उदास हो? तो मैंने कहा, अरसलान, मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही है। फिर जिन्नात अरसलान कहने लगा कि चलो चलते हैं, बेटियों के पास मिलकर आते हैं। और मैं उस वक्त पूरे 8 महीने प्रेग्नेंट थी। मैं अपनी बेटियों के पास आ गई। जॉनी ने मुझे देख लिया था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी, उसे ज़्यादा परेशानी होने लगी, कहीं दोबारा बेटी ना हो जाए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई और इतने दिनों से कहाँ गायब थी, पूरे 1 साल से, और उसके बाद दोबारा तुम आई हो तो प्रेग्नेंट कैसे हुई हो? उसे कोई खबर नहीं थी। उसने तो दूसरी शादी कर ली थी और उसकी वह पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था और मैं भी इधर प्रेग्नेंट थी। लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा था वह तो जॉनी का नहीं था। मेरा बच्चा पहले पैदा हो गया, जो कि एक खूबसूरत लड़का था, और जॉनी की दूसरी पत्नी को बेटी हुई। लेकिन जॉनी तो मारे जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इधर अरसलान को भी बहुत खुशी हुई थी। अरसलान मेरे साथ ही रहता था, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे अलावा अरसलान को कोई भी नहीं देख सकता था। मेरी बेटियां भी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं और फिर वादा किया कि माँ, आप दोबारा हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना, हम तुम्हारे बगैर अधूरे हो जाते हैं। इधर जॉनी ने तो पूरे गांव में धूम मचा दिया और लड़के की इतनी शानदार पार्टी की। मेरा बेटा हुआ है, लेकिन जॉनी को आज तक खबर ना हुई कि ये बेटा उसका नहीं अरसलान का है, क्योंकि अरसलान तो किसी को दिखाई ही नहीं देता था। वैसे भी कोई यकीन ना करता। पूरी दुनिया जॉनी के बेटे के नाम से उसको जानती है, पर मैं जानती हूँ कि वह एक जिन्नात का बेटा है। अब मेरा सम्मान तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जॉनी की नज़र में सिर्फ मैं ही थी। पूरी दुनिया जान गई थी कि मैंने जॉनी की वारिस को जन्म दे दिया है, लेकिन इस हकीकत को तो सिर्फ मैं ही जानती थी। अरसलान भी बहुत खुश था। उसे जॉनी से कोई जलन नहीं थी। अरसलान बस सिर्फ
मुझसे प्यार करता और मेरी बेटियों को भी बहुत चाहता था। लेकिन वह किसी को घर में दिखाई नहीं देता था, ना ही किसी को बाहर दिखाई देता था। सिर्फ मैं और मेरा बेटा अरसलान को देख सकते थे। क्योंकि मेरा बेटा अरसलान का बेटा था, इसलिए अरसलान बखूबी अपने बाप को देख सकता था। क्योंकि जॉनी भी अब मुझसे बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन जॉनी अब मुझे कभी छू नहीं सका। शायद अरसलान की शक्ति ने जॉनी को मेरे पास आने से रोक रखा था। वह चाह कर भी मेरे करीब नहीं आ सकता था। दूर से ही बस मुझसे इतना प्यार करता था, और जब मेरे करीब आता तो उसे न जाने अचानक क्या हो जाता। वह कहने लगता, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ, और कहने लगता, जरीना मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरे कर्मों की सज़ा मुझे आज भुगतना पड़ रही है। मैं चाह कर भी तुम्हारे सामने अपना सर नहीं उठा पा रहा। इधर जोनी की दूसरी बीवी उसको छोड़कर चली गई। उसने जब मुझे देखा और मैंने अब एक बेटे को जन्म भी दे दिया था, तो न जाने क्या हुआ। वह जॉनी को छोड़कर चली गई, और वह अपनी बेटी भी जॉनी के पास छोड़कर चली गई थी, जो कि मेरे बेटे से सिर्फ 1 महीने की छोटी थी। बहुत प्यारी बच्ची थी। मैंने उस बच्ची को भी अपने सीने से लगा लिया और उसे भी साथ में अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। आखिर में जॉनी की बेटी थी, और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी बेटियों की तरह ही थी। वह भी प्यारी थी। उसकी माँ तो उसको जन्म देकर छोड़कर चली गई, लेकिन मैंने अपनी बेटियों से भी बढ़कर उसे माँ का प्यार दिया। अब 10 साल की हो गई है। मेरा बेटा भी 12 साल का हो गया है, और आज तक घर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये बेटा जॉनी का नहीं है। और इस 12 सालों में जॉनी ने मुझे छुआ तक नहीं। शायद जिन्नात की शक्तियों का असर है। इस कहानी में बताइए किसकी गलती है, मेरी या जॉनी की? मुझे मजबूर कर दिया गया था, तभी मैंने ये कदम उठाया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इसमें गलती किसकी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।